मणिकर्णिका के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार भूमिहार जमींदारों के बहुल इलाके शेरपुर में दलितों के प्रति हिंसात्मक घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसका विस्तृत ब्यौरा तुलसीराम जी प्रस्तुत करते हैं और साथ ही वे ये भी बताते हैं कि इस घटना को किन किन पत्रिकाओं ने प्रकाशित किया और कहां ये पुनः प्रकाशित हुए। उसके साथ ही जातिवाद जो है, जाति के आधार पर भेदभाव पार्टी में उनके साथ यथावत बना रहता है। अब यहां से हम आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जोहार। नागपुर से लौटने के तुरंत बाद 15 अगस्त 1975 को मैं लखनऊ जा रहा था, क्योंकि अगले दिन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा के निवास पर सांप्रदायिकता विरोधी कमेटी की मीटिंग होने वाली थी। इस बात का खुलासा वे पहले के प्रसंगों में कर चुके हैं कि किस प्रकार जेपी आंदोलन के समय फांसीवादी ताकतें जो है वो बलवती हो गई थी और उनके विरोध में कम्युनिस्टों द्वारा चलाया गया फांसीवादी के विरुद्ध आंदोलन वो भी काफी प्रबलता से, प्रमुखता से बढ़ा। अभी मैं काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में दिन के 2 बजे बैठा ही था कि ट्रांजिस्टर पर खबर आई कि नवनिर्मित बांग्लादेश के राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई है तथा सेना के प्रमुख जनरल जिया ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। यह खबर आते ही मुझे लगा कि आगे बांग्लादेश भारत समर्थक होना बंद कर देगा और वहां धर्मांधता बड़ी तेजी से बढ़ेगी, साथ ही वहां अमेरिकी हस्तक्षेप भी बढ़ेगा। आगे चलकर मेरी सोच सही निकली। लखनऊ में मैं पार्टी केंद्र कैसर बाग में ठहरा हुआ था। वहीं पर पार्टी के सेक्रेटरी काली शंकर शुक्ला ने मुझे सूचित किया कि 25 अगस्त 1975 को हैदराबाद के प्रांतीय सदर मुकाम मखदूम भवन में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें माओवाद पर पार्टी की नेशनल पॉलिसी का निर्धारण होगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस कॉन्फ्रेंस की पार्टी में सभी प्रांतीय शिक्षा विभाग के इंचार्ज हिस्सा लेंगे। शुक्ला ने मेरे बारे में कहा कि कॉन्फ्रेंस के इंचार्ज पार्टी के प्रमुख नीति निर्धारक मोहित सेन ने मुझे विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में हैदराबाद आने के लिए कहा है। यह निमंत्रण मुझे इसलिए मिला था क्योंकि मैं नक्सलवादी आंदोलन पर बीएचयू में शोध कर रहा था। मोहित सेन ने इस निमंत्रण से मैं अत्यंत उत्साहित हुआ, क्योंकि यही वह समय था जब बनारस की कम्युनिस्ट पार्टी में मैं दिन प्रतिदिन अलग थलग पढ़ता जा रहा था। तो इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी तुलसीराम जी देख रहे थे कि जिस प्रकार बनारस में उनके साथ भेदभाव चल रहा था लगातार और पार्टी में उनकी जो स्थिति थी वो खत्म होने के कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन आगे उनकी सोच पर किस तरह पानी फिरता है, इसका भी जिक्र है। कई बार बनारस आते आते मोहित सेन से मेरी नजदीकी काफी बढ़ गई थी, जिसका एकमात्र कारण था कि उनके साथ अंग्रेजी भाषा में धारा प्रवाह वार्ता। तो यहां पर एक बार फिर अंग्रेजी की अहमियत को बताया गया है। इससे पहले भी वे बताते हैं कि जहां वे ट्यूशन पढ़ाने जाते थे वे सितार वादक थे और वहां किस प्रकार जो है नागर परिवार जो रूसी नहीं, जर्मन या दूसरे देशों से सितार सीखने आया करते थे, किस प्रकार उनसे बतौर ट्रांसलेटर तुलसीराम जी काम किया करते थे, वार्तालाप किया करते थे। मोहित सेन ने यह भी निर्देश दिया था कि मेरे हैदराबाद जाने का सारा इंतजाम केंद्रीय कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। अतः शुक्ला जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश कम्युनिस्ट पार्टी के शिक्षा विभाग के इंचार्ज रुस्तम सैटिन किसी कारणवश हैदराबाद नहीं जा सकेंगे। उनकी जगह सांसद झारखंडे राय जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी सांसद के साथ एक व्यक्ति सेवक के रूप में मुफ्त यात्रा कर सकता है। अतः हैदराबाद की यात्रा में सेवक के रूप में झारखंडे राय के साथ मेरा जाना निश्चित कर दिया गया। दूसरे दिन बहुगुणा के निवास पर सांप्रदायिकता विरोधी कमेटी की मीटिंग में तय किया गया कि उत्तर प्रदेश भर में सांप्रदायिकता के खिलाफ लगातार जन जागृति के लिए सभा सम्मेलन किए जाएं। ऑल्दो वहां से कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत से जीत कर आ गई थी, लेकिन उसके बाद जेपी आंदोलन जो है वो और ज्यादा उग्र हो गया था। इस तरह के अभियान में भी मैं सक्रियता से हिस्सा लेने लगा। समय आने पर मैं झारखंडे राय के साथ माओवाद पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद चला गया। उस समय हैदराबाद के हिमायत नगर में राज्य पार्टी का मखदूम भवन नाम से नया सदर मुकाम बनकर तैयार हुआ था। स्मरण रहे कि मखदूम मोहिउद्दीन हैदराबाद के प्रसिद्ध क्रांतिकारी शायर थे, जिनका ए जंगे जंगे आजादी, आजादी के परचम के तले
नामक गीत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत प्रसिद्ध हुआ था। तो राष्ट्रवादी लोग इस चीज को खासा ध्यान में रखें। मखदूम भवन में पार्टी की पहली गतिविधि थी। आंध्र प्रदेश कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तम्मा रेड्डी ने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। करीब 16 प्रांत से आए पार्टी के शिक्षा इंचार्जों ने माओवाद तथा नक्सलवाद पर अपने विचार रखे। मैंने भी अपना अनुभव सुनाया, जिसे मोहित सेन ने बहुत पसंद किया था। उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे पार्टी में आइडियोलॉजी का काम करना चाहिए। उस कॉन्फ्रेंस का मुख्य प्रस्ताव था युवाओं तथा छात्रों के बीच माओवाद के खिलाफ विचारधारा का प्रचार प्रसार अविलंब तेज कर दिया जाए। कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली जाने से पहले मोहित सेन ने मुझे बुलाकर कहा कि मेरे जैसे पार्टी कार्यकर्ता को हेडक्वार्टर्स यानी दिल्ली में काम करना चाहिए। सोचूंगा, ऐसा कहकर मैं उनसे विदा हो गया। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन झारखंडे राय मुझे लेकर निजाम म्यूजियम देखने के लिए गए। यह म्यूजियम बहुत विशाल था। निजाम के हथियारों का सिलेक्शन अद्भुत था। हाथी के दांतों वाला एक छोटा चाकू वहां रखा हुआ था, जिसके बारे में एक कर्मचारी ने बताया कि इसी चाकू से नूरजहां फल काटकर खाया करती थी। म्यूजियम की आर्ट गैलरी भी बहुत आकर्षक थी। वहां अनेक यूरोपीय कलाकारों द्वारा निर्मित बहुमूल्य पेंटिंग्स रखी हुई थी। यूरोपीय विधा स्टिल लाइफ यानी कि अब भी जीवन है कि सीरीज वाली कलाकृतियां मुझे बुरी तरह से अपनी तरफ खींच रही थी। यह कलाकृति मुझे कभी नहीं भूलती, जिसमें दिखाया गया था कि हजारों मरी हुई चिड़ियां नीचे पड़ी हुई हैं और उनके ऊपर आसमान से गिरता हुआ एक घोड़ा पेंट किया गया था। वही मैंने ब्लैक टेरर यानी अश्वेत आतंक सीरीज की एक रंग भेद वाली पेंटिंग भी देखी, जिसमें एक गर्भवती अधनंगी श्वेत महिला के पेट में एक काला हबसी नुकीले भाले से प्रहार कर रहा था। इसे देखकर साफ जाहिर हो जाता था कि अश्वेतों के प्रति घृणा फैलाने के उद्देश्य से उस कलाकार ने इस कल्पना के आधार पर उस पेंटिंग को निर्मित किया था। तो किस तरीके से प्रतीकों के माध्यम से भी चीजों को अभिव्यक्ति का जामा पहनाया जाता है, ये भी जानना दिलचस्प है। तो कोई भी चीज जो है वो छोटी नहीं होती, उसके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है। हम उस चीज को बहुत नॉर्मल तरीके से लेते हैं, बड़ी आम बात है ये तो, लेकिन नहीं, उन सब चीजों से, उन प्रतीकों से भी घृणा फैलाने में मदद मिलती है। तो इसीलिए इस तरह के प्रतीक कहीं देखें तो उसके पीछे की मंशा अगली बार जरूर समझने की चेष्टा करें। कुल मिलाकर निजाम म्यूजियम ने मुझे पूर्ण रूप से इतिहास बोध कराया था। दोपहर बाद हम चार मीनार देखने गए। उसकी सीढ़ियों पर काफी ऊपर हम चढ़ चुके थे। अचानक झारखंडे राय फिसलकर सीढ़ियों पर नीचे की तरफ लुढ़कने लगे। संयोगवश मैंने उनकी धोती को पकड़ लिया, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। चार मीनार के पास ही हैदराबाद की प्रसिद्ध मक्का मस्जिद थी। हम वहां पहुंच गए। मस्जिद के अहाते में बाईं तरफ हैदरा कुली निजामों की कतार से मजारें थीं। वहीं पास में जूता चप्पल रखने का इंतजाम था। एक हद से ज्यादा काली लड़की जूता चप्पल की रखवाली करती थी। हसीना नाम सुनकर मैं सोचने लगा कि वे इतनी करिया कैसे हो गई। तो अक्सर जो है नामों में भी हम विरोधाभास देखते हैं। मस्जिद के पीछे एक छोटा सा पत्थर दीवार में पिरोया हुआ था, जिसे मक्का से लाया गया था, इसीलिए इस मस्जिद को मक्का मस्जिद कहा जाता था। यह मस्जिद काफी आकर्षक थी। हम बड़ी देर तक अंदर बाहर घूमकर उसे देखते रहे। हरिशंकर परसाई जी अपने लेख में कहते हैं कि मंदिर मस्जिद जो हैं वे भगवान के रहने की जगह नहीं है, वे केवल भव्य इमारतें हैं और उनको इतना शानदार, इतना खूबसूरत बनाया जाता है कलात्मक दृष्टि से कि वे देखने लायक होती हैं। तो वहां जाने से परहेज ना करें। वहां जाने का मतलब ये नहीं कि आप आस्थावान हो गए हैं या आप में धर्मांधता बढ़ गई है। एक कला प्रेमी की दृष्टि से इन सब चीजों को देखा जा सकता है और उस समय की जो कला प्रचलन में थी उसके बारे में जो शोधार्थी हैं उनके लिए तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो इसलिए इसे महज मंदिर मस्जिद के हिसाब से ना देखकर भव्य इमारतों के रूप में भी देखना चाहिए। वहां का एक मौलवी बताने लगा कि चारों तरफ परिक्रमा करने के बाद मस्जिद के पीछे लगे मक्का से लाए गए पत्थर को छू लेने से सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। हम उस पत्थर को छूकर बाहर निकले, किंतु मैंने कोई कामना नहीं मांगी, जबकि झारखंडे राय
हाथ जोड़कर कुछ विनती करते रहे। हैदराबाद की यात्रा में ही मालूम हुआ कि झारखंडे राय अत्यंत धर्मभीरू व्यक्ति थे। तो यहां पर मैं उन्हें सादर नमन करना चाहूंगी कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम ना सोचकर जहां भी माथा टेकना मुनासिब समझा वहां उन्होंने माथा टेका कि मनोकामना करनी है तो क्या हिंदू देवी देवता और क्या मक्का मदीना। तो ये एक सेक्युलर होने की उनकी निशानी भी मिलती है। हैदराबाद तथा वहां संपन्न माओवाद पर कॉन्फ्रेंस से मैं बहुत उत्साहित होकर बनारस वापस आया था, किंतु पार्टी के अंदर मेरे अस्तित्व का सवाल निरंतर हावी था। इस बीच पार्टी की सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से निर्देश आया कि हर छोटी बड़ी यूनिट में चुनाव के द्वारा पदाधिकारी नियुक्त होंगे। इसका अर्थ यह था कि मतदान द्वारा नियुक्तियां होंगी। मैं बनारस जिले के AISF के महामंत्री होने के साथ साथ BHU की कम्युनिस्ट शाखा का सेक्रेटरी भी था, तो काफी महत्वपूर्ण पदों पर पहले से ही तुलसीराम जी बने हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ जातिगत भेदभाव खत्म नहीं हुआ। ये आगे उसका ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्टी की इस नीति से गुटबंदी बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 50वीं वर्षगांठ 25 दिसंबर 1975 को आने वाली थी, जिसे बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला था। इससे पहले सारे चुनाव संपन्न होने वाले थे। इस संदर्भ में मैंने BHU की पार्टी शाखा का सम्मेलन 15 दिसंबर 1975 को मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की कमेटी रूम में रखा। इस सम्मेलन में मैंने स्टेट पार्टी के सेक्रेटरीट मेंबर तथा कंट्रोल कमीशन के चेयरमैन मुंशी गुरु प्रसाद के पर्यवेक्षक के रूप में निमंत्रित किया था। उनकी उपलब्धि से पार्टी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। उनकी उपस्थिति से पार्टी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। उन्होंने ही कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उसके बाद मुझे पार्टी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। मैंने प्रस्तावना के तौर पर संक्षेप में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी तथा अक्टूबर क्रांति के बारे में कुछ कहा तथा बाद में पार्टी की नीतियों के बारे में बात की। रिपोर्ट पर बहस के दौरान वही भट्टाचार्य साहब उठकर बोले, हम यहाँ प्रवचन सुनने नहीं आए हैं। उनकी इस प्रतिक्रिया को मैं समझ नहीं पाया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आखिर जब चुनाव का समय आया तो मैं पहले से ही मान बैठा था कि हमेशा की तरह सर्वसम्मति से सेक्रेटरी चुन लिया जाऊंगा। यहां पर भी जो भ्रमात्मक स्थिति थी तुलसीराम जी की अभी तक बनी हुई है, किंतु मेरा ख्याल एकदम धाराशायी हो गया। अत्यंत नाटकीय विकास हुआ। एक तरह का यह सैनिक तख्ता पलट जैसा हुआ। कॉन्फ्रेंस के सारे प्रतिनिधियों ने फूलचंद सिंह नामक छात्र को सेक्रेटरी चुन लिया था। ये वही फूलचंद हैं जिनको मारा गया था कॉलेज प्रेसिडेंट के चुनाव के दौरान। और ये जाके पिछले एक एपिसोड में मैंने BHU का मंच बोल दिया था, जबकि मुझे बोलना चाहिए था कि RSS के मंच से ये जाकर बोलते हैं कि इनके साथ मारपीट हुई है, लेकिन उसको कुछ लोग राजनीतिक रूप देने का मौका ढूंढ रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। तो ये वही फूलचंद सिंह हैं, PC सिंह। मुझे एक भी व्यक्ति का समर्थन नहीं मिला। तो किस तरीके से गुटबाजी और जातिवाद के खिलाफ काम होता है। एक दलित को नेस्तो नाबूद करने के लिए दूसरे को खड़ा कर दिया जाता है। कॉन्फ्रेंस के सारे प्रतिनिधियों ने फूलचंद नामक एक छात्र को सेक्रेटरी चुन लिया। मुझे एक भी व्यक्ति का समर्थन नहीं मिला। पार्टी की होल टाइमरी पहले ही छीनी जा चुकी थी और अब सेक्रेटरी का पद भी चला गया। इन सारे विकास क्रमों से साफ हो गया था कि बनारस की कम्युनिस्ट पार्टी में मैं पूर्ण रूप से एक अनचाहा व्यक्ति बन गया था। ये शायद गुटबंदी इसलिए भी करी होगी क्योंकि सबके मना करने के बावजूद भी वे शेरपुर भी गए और उन घटनाओं को उन्होंने सविस्तार छपवाया भी। तो एक दलित का इतना आगे तक बढ़ना और अपने आप से डिसीजन लेना किसी को पसंद नहीं आता। मेरे सामने अब सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, नजर आने लगा था। उस रात राजा राम मोहन राय हॉस्टल के कमरा नंबर 17 में सुबह होने तक एक कोने से दूसरे कोने में घूमता रहा। बड़बड़ाने की हालत में मेरे मुंह से बार बार निकला, मार्क्सवाद को मैंने अपने अंधकारमय जीवन में चिराग के रूप में अपनाया था।
इसलिए तमाम परेशानियों के बावजूद मैंने अपने को कम्युनिस्ट पार्टी के लिए समर्पित कर दिया था तथा होल टाइमर बना था। सब कुछ मिट गया। उसी रात को मैंने तय कर लिया कि अब मैं बनारस में नहीं रहूंगा और दिल्ली जाकर अनिश्चित भविष्य की तलाश करूंगा। शायद कुतुब मीनार पर खड़ा होकर सारी दुनिया को समानता की दृष्टि से देख सकूंगा। और यही दृष्टि, यही व्यापक दृष्टि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनाई। पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा से वो स्थान हासिल कर लिया जहां पर बैठकर वो निष्पक्ष तौर पर सभी को देख सके। इसीलिए संविधान में किसी की भी हकमारी नहीं की गई है, सबको समान अधिकार दिए गए हैं। और कुछ लोग जो है उन्हें दलितों का नेता घोषित कर देते हैं। मैं समझती हूं ये भी उनकी विद्वता के प्रति अन्याय करना ही है। सोच सोचकर ये बात बार बार दिमाग में आती कि घर से भागने के बाद मेरी अपनी मां पीछे छूट गई थी, किंतु कम्युनिस्ट पार्टी उसका स्थान ले चुकी थी। अतः इसे छोड़कर अब कहां जाऊं? दिल्ली ही मेरा एकमात्र सहारा था, मोहित सेन। तो अब ये वजह जाहिर होती है। मैंने पहले के प्रसंगों में ये बात रखी थी सामने कि इतने होने पर भी वे कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते। तो यहां पर यह बात स्पष्ट रूप से अब साफ हो जाती है कि अपनी मां के आंचल से निकलकर जब आए तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने इन्हें सहारा दिया और वहां पर इन्होंने अपना पूरा जो एनर्जी थी उसको लगा दिया स्टैब्लिशमेंट में, बीएचयू में। तो अब इनके पास कोई और चारा नहीं बचा। और ये मेरे ख्याल से एक ईगो भी हो गई थी, तुलसी राम जी की हो गई होगी कि किसी तरह की से अपने आप को जो इतना स्टैब्लिश उन्होंने किया है उसको छिनता हुआ वो नहीं देख पा रहे होंगे। उसको वापस लेने की एक जो ईगो होती है वो भी कहीं हावी होने लगी होगी उन पर। वे जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर राव के दाहिने हाथ माने जाते थे। अतः मेरा पूरा विश्वास था कि वे हेडक्वार्टर्स में मुझे कोई ना कोई पार्टी का काम अवश्य सौंप देंगे। बनारस के तमाम अनुभवों के बावजूद मैं पार्टी से दूर नहीं जाना चाहता था। पार्टी में बौद्धिक भूमिका के लिए अब भी आशावान था। अब भी उन्हें यह आशा थी कि उनकी बौद्धिकता की कद्र की जाएगी पार्टी में, आला कमानों में। उनको शायद ऐसा लगता होगा कि जो नीचे के तल के छुटभैया नेता टाइप के जो लोग होते हैं वो उन्हें दबा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनकी स्थिति आला कमान तक पहुंचेगी उनकी जो समझ है उसकी कद्र आला कमान जरूर करेंगे। इस तरह की सोच से मैं बुरी तरह से उद्वेलित हो रहा था कि बनारस छोड़ने के मात्र 3-4 दिन पहले मुंशी गुरु प्रसाद एक बार फिर बनारस आए और उन्होंने मुझे सूचित किया कि पार्टी के कंट्रोल कमीशन ने मेरी सभी दलीलों को सही पाया। इसीलिए करीब 1.5 साल से बंद सारी पार्टी वेज को उन्होंने मुझे लौटा दिया तथा पार्टी का भी यह निर्णय सुनाया कि मैं बनारस में होल टाइमरी करता रहूंगा। मुंशी गुरु प्रसाद ने नरेंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा उठाए गए सारे कदमों को गलत बताया। पहले के प्रसंगों में इस चीज का जिक्र है, यदि आप भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि वे त्रिवेदी जी के कहने पर ये, या त्रिपाठी जी के कहने पर वे इस चीज का निर्णय लेते हैं कि जो आला कमांड है उसको उन्हें वो लेटर लिखकर अपनी पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे और जो सिन्हा जी हैं उनके ऊपर किस तरह आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और सिन्हा जी की पहुंच जो है ऊपर आला कमांड तक है, इसलिए उनकी बात सुनी जाती है और तुलसी राम जी को उपेक्षित किया जा रहा है। तो इस बाबत उन्होंने लेटर लिखी थी जिसका जवाब अब यहां उन्हें मिल रहा है 1.5 साल बाद। पार्टी के कंट्रोल कमीशन की रिपोर्ट मेरे लिए अत्यंत राहतकारी थी, किंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि सिर्फ उनका मान लेना, पार्टी कंट्रोल का मान लेना ही काफी नहीं था। अब तुलसी राम जी को सहयोग करने के लिए एक भी व्यक्ति पार्टी ऑफिस में मौजूद नहीं था, क्योंकि वे जिक्र कर चुके हैं जब वे सेक्रेटरी के लिए खड़े हुए तो एक भी व्यक्ति का वोट उन्हें नहीं मिला था। तो ऐसी स्थिति में वहां टिके रहना उनके लिए असहनीय हो गया था। मैं अपना फैसला बदलने की स्थिति में नहीं था। संयोगवश जिस समय यह रिपोर्ट आई उस समय सिन्हा मॉस्को में साल भर की पार्टी क्लास कर रहे थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और किसी साधु संप्रदाय के भक्त बन गए। वे पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि लोग बाहर
जाकर पढ़ते थे और वापस आकर इंजीनियर डॉक्टर बनने के बावजूद भी या और भी किसी तरह की पढ़ाई करने के बावजूद भी कभी भी पार्टी के काम नहीं आते थे। उस संप्रदाय के उत्तराधिकारी के रूप में वे आज भी बनारस के 80 घाट पर एक मकान खरीद कर रहते हैं। सुनने में मिलता है कि उनका धर्मांध जीवन बहुत सफल है और अपने संप्रदाय के अनुगामियों को वे स्वर्ग भेजने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें काफी दक्षिणा मिलती रहती है। यह भी सुना है कि उनके अनुगामी विदेशों में भी हैं। अंतोतगत्वा 21 जनवरी 1976 को अपर इंडिया एक्सप्रेस ट्रेन से मैं बनारस को हमेशा के लिए छोड़कर दिल्ली चला आया। पहले के प्रसंगों में मैंने बोला था कि तकरीबन 40 साल पहले का जिक्र जब तुलसी राम जी करते हैं तो मेरे को लगा कि शायद अर्ली 1980s में वो दिल्ली आए होंगे, लेकिन ये 1976 की बात कर रहे हैं, उससे भी 6-8 साल पहले। दिल्ली प्रस्थान की पूर्व संध्या पर गौदौलिया स्थित पार्टी ऑफिस गया। मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा कि मैं बनारस क्यों छोड़ रहा हूं। तो यहां पता चलता है कि पार्टी ऑफिस में कितना विरोध इनका हो रहा था। हमेशा की तरह दशाश्वमेध घाट पर जाकर गंगा को सलाम किया। इससे कुछ दिन पहले जब गोरख पांडे को पता चला कि मैं बनारस छोड़कर दिल्ली जा रहा हूं, तो उन्होंने भाव विभोर होकर कहा कि वे मेरे साथ दिल्ली जाकर मेरी ही तरह एक नए भविष्य की तलाश करेंगे। तमाम अनिश्चितता के बावजूद वे मेरे साथ हो लिए। मुझे स्टेशन पर छोड़ने मेरे करीब 25 व्यक्तिगत दोस्त आए थे, जिसमें शिवानंद दुबे भी शामिल थे। हर किसी की आंखें डबडबाई थीं, किंतु लॉ कॉलेज के अरुण सिंह आज आजमगढ़ में एक प्रसिद्ध एडवोकेट हैं। ट्रेन के छूटते ही पूरी ताकत से रो पड़े। रेलगाड़ी में बगल में बैठते गोरख पांडे को देखकर मुझे याद आया कि प्रेम में असफलता क्रांति की सफलता की गारंटी नहीं होती। तो यहां पर सिर्फ उनके मित्र गोरख पांडे ही नहीं, वे भी प्रेम में असफल हैं, जिसका वे जिक्र 7वें और अंतिम उपखंड में करेंगे। किंतु उस समय सबसे ज्यादा याद आ रही थी बनारस की तंग गलियां, राम नाम सत्य है वाले नारे, मंदिरों में बजने वाले घंटे, नंगे साधुओं के जुलूस, बीएचयू माई की गोद में बैठी सबीहा तथा जलती चिताओं वाली मणिकर्णिका। पूरा बनारस मेरी पलकों पर था और गंगा मेरी आंखों में। तो ये खूबसूरती है तुलसी राम जी की। शब्दों का चयन इस तरह करते हैं कि आप उसे अंदर तक महसूस कर सकते हैं कि पूरे जो बनारस है वो उनकी पलकों में था और गंगा जो है वो उनकी आंखों में। तो यहां पर छठे उपखंड के तीसरे भाग का भी हम समापन करते हैं और अगले एपिसोड में इसके अंतिम और 7वें उपखंड की तरफ हम बढ़ेंगे। तो तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।